हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इकोनॉमिक्स एंड लॉ। दिस इज़ प्रियंका वशिष्ठ और आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के चैप्टर के बारे में। जैसे कि मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी आई थी कि वो चाहते हैं कि इकोनॉमिक्स के कुछ चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मैं डिस्कस करूँ वीडियो में। तो मैं आज चैप्टर 10 के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आंसर कुछ डिस्कस करूँगी और उसके बारे में देखेंगे। और यदि आपको कन्फ्यूज़न होता है कि CS प्रोफेशनल और इकोनॉमिक्स में कौन सी वीडियो किस टॉपिक के बारे में है, तो उसके लिए मैं आपको पहले बता दूंगी। आप वीडियो के थंबनेल पे देखेंगे तो जो CS प्रोफेशनल की मैं वीडियो बनाऊंगी, जो एक्ट वगैरह आपको सब समझाऊंगी, उसमें मैं ऊपर ही ICSI डाल दूँगी। और यदि जो वीडियो इकोनॉमिक्स की रहेगी तो उसमें मैं ऊपर इकोनॉमिक्स लिख दूँगी, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और उसमें आप अलग अलग मेंशन कर सकते हैं कि ये ICSI की लॉ की है और ये इकोनॉमिक्स की है, तो वो मैं इकोनॉमिक्स लिख दूँगी उसके ऊपर। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ इकोनॉमिक के क्वेश्चन आंसर। इकोनॉमिक्स चैप्टर 10, चैप्टर का नाम है भारत और इसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास अनुभव। इंग्लिश में आप बात करेंगे तो कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स, ये इंग्लिश में नाम है और ये इससे पहले जो मैंने बोला था वो हिंदी में नाम है। तो आप इसके बारे में क्वेश्चंस, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे बात करूँगी अभी। यदि आपको चैप्टर समझना है, चैप्टर के पूरे पॉइंट्स टू पॉइंट्स नोट्स चाहिए, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइए कि आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगी। वीडियो में मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी और आपको चैप्टर के बारे में पूरा डिटेलिंग में समझाऊँगी। पर अभी मेरे पास क्वेश्चंस की क्वेरी आई है तो मैं क्वेश्चंस आपको करवा रही हूँ। तो जितने भी क्वेश्चन हो जाएंगे इस वीडियो में, ज़्यादा लंबी ना करते हुए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय और आर्थिक समूह के बनने के कारण दीजिए। यानी कि क्षेत्रीय और जो आर्थिक समूह बनते हैं वो क्यों बनते हैं, उसके कारण पूछ रहा है। बेसिकली क्या करते हैं स्टूडेंट्स, चैप्टर को पेपर आते ही क्वेश्चन आप पढ़ते ही नहीं है, क्वेश्चन पढ़ते ही क्षेत्रीय देख लिया, आर्थिक देख लिया, फटाफट उसके बारे में लिखना शुरू कर दिया। बेसिकली छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा लंबा नहीं है और सिर्फ कारण पूछें। और कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे आप चैप्टर के बाद में देखेंगे, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आंसर सेम होता है। जैसे कि आज मैं भी करवाऊंगी कुछ क्वेश्चन ऐसे जिसमें आंसर सेम ही है। क्यों, चैप्टर तो एक ही है ना, टॉपिक तो एक ही है, तो आंसर नए नए कहाँ से आएंगे। आपको बेसिकली समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये रटने की जरूरत नहीं है कि इस क्वेश्चन का आंसर यही है और इन दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम है। जब आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी तो आप खुद ही ये बात माइंड में ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी कि जो क्वेश्चन है उनके आंसर सेम ही होंगे। तो अब जैसे इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे क्वेश्चन को, वाई आर रीजनल एंड इकोनॉमिक ग्रुपिंग फॉर्म, यानी कि क्षेत्रीय और आर्थिक समूह बनने के कारण क्या थे। कारण देखिए, आप बेसिकली समझिए कि जब भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुए थे तब उनकी उस स्थिति की बात कर रहे हैं, उस टाइम की बात कर रहे हैं हम इस पूरे चैप्टर में। तो हम उसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो भारत ने कुछ नीतियाँ अपनाई थी। भारत या कोई भी देश है जो आज गुलाम था, कल आज़ाद हुआ, जैसे भारत हुआ, पाकिस्तान हुआ। पहले तो भारत और पाकिस्तान एक ही थे, उसके बाद उनमें लड़ाई हुई, अंग्रेज गए, अंग्रेज के बाद पार्टीशन हुए। भारत ने कुछ नीतियाँ अपनाई जिनका अलग अलग क्षेत्र पे, भारत के अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग प्रभाव पड़ा। एक वर्ड है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण यानी कि इसको इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव पड़ा, आर्थिक प्रभाव पड़ा ग्लोबलाइजेशन का। बेसिकली ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, जब कोई चीज़ पूरे विश्व में फैल जाती है, मतलब विश्व मतलब पूरा वर्ल्ड। जब कोई भी चीज़ आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उसको फैला देते हो, यानी कि कोई कंट्री, जैसे स्टेट है, भारत है, भारत में सभी स्टेट है, कोई भी कहीं पर भी आराम से आ जा सकता है, बिजनेस भी हम सब करते हैं। वैश्वीकरण में क्या होता है, इंटरनेशनल लेवल पे भी आप आसानी से इजीली सब काम करते हैं। यानी कि कोई चीज़ आई है, मान लीजिए कोई टेक्नोलॉजी आई है, किसी भी तरीके की आई है, तो आप उसका वैश्वीकरण कर रहे हैं, यानी कि वो इंडिया में भी अपनाई जा रही है, वो अमेरिका में भी अपनाई जा रही है, वो जापान में भी अपनाई जा रही है, उसका वैश्वीकरण हो गया, उसका ग्लोबलाइजेशन हो गया, यानी कि वो सभी जगह समान रूप से उपयोग की जा रही है। ये मैंने नॉर्मल आपको एग्जाम्पल बताया वैश्वीकरण का।
तो क्या हुआ, वैश्वीकरण से विश्व के प्राय सभी देशों पर आर्थिक प्रभाव पड़े हैं। अब ये आर्थिक प्रभाव जो पड़े हैं वो अल्पकालीन और दीर्घकालीन यानी कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों तरीके के हो सकते हैं। अलग अलग क्षेत्र पे अलग अलग तरीके के प्रभाव पड़े हैं। अब हम बात करेंगे कारण की। जैसे क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं कि क्वेश्चन में पूछा है कि क्षेत्रीय और आर्थिक समूह के बनने के कारण क्या क्या थे। जब क्षेत्रीय यानी कि क्षेत्र में और आर्थिक समूह के यानी कि आर्थिक यानी कि फाइनेंशियल जो ग्रुपिंग हुई, फाइनेंशियल ग्रुपिंग हुई और रीजनल ग्रुपिंग हुई, उसके कारण क्या थे, रीज़न क्या थे, कारण यानी कि रीज़न क्या थे। तो पहला है, विश्व के सभी राष्ट्र अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अनेक उपाय अपनाए, जिसमें से एक क्षेत्रीय और आर्थिक समूह का विकास है। यानी कि जब कोई देश किसी से आज़ाद हुआ, देखिए भारत, पाकिस्तान या और भी कंट्रीज़ थी, आप इतिहास उठा के देखेंगे तो हर कंट्री किसी ना किसी कंट्री से आज़ाद हुई थी, कोई ना किसी मुश्किल टाइम से उभरी थी। तो कोई भी इकोनॉमिक व्यवस्था जब किसी कंडीशन से उभरती है तो वो अपने आप को डेवलप करने के लिए काम करती है। तो आप यही कहेंगे कि सभी राष्ट्र अपनी अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी देश के लिए, तो उसको सुदृढ़ बनाने के लिए कुछ नीतियाँ अपनाई जाती हैं। तो यही नीतियाँ बनाई गई जिसका क्षेत्रीय और इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली इफेक्ट पड़ा। तो सभी राष्ट्र यानी कि सभी कंट्रीज़ ने अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, क्या कारण था, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ये समूह बनाए। क्योंकि यदि कोई चीज़ फैली रहेगी, मान लीजिए कोई आदमी कहीं रह रहा है, कोई आदमी कहीं रह रहा है, किसी को पता ही नहीं कि करना क्या है, तो आप कभी किसी डेस्टिनेशन, यदि आपका डेस्टिनेशन निर्धारित नहीं है तो आप कहीं पर भी पहुंच नहीं सकते। आपको पता है आपको उठ के मनाली जाना है तो आप बैग भी पैक कर लोगे, आप बस भी ढूंढ लोगे या ट्रेन भी ढूंढ लोगे या अपनी कार से भी बाय रोड चले जाओगे, पर आपको पता है ना कि आपको मनाली जाना है। ऐसे ही हमें पता है कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारना है। तो अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए सभी देशों ने क्या अपनी नीति अपनाई कि वो क्षेत्रीय और आर्थिक समूह बनाएंगे, जिससे वो जो कंट्रीज़ में जो वीकनेस आई थी, जिसकी वजह से वो उसको ठीक कर पाएँ और कंपनी को, जो कंट्री है उसको उभार पाएँ, जो कंट्री है उसको उभार पाएँ आर्थिक नीतियों को अपना के। तो उसके लिए कुछ लोगों का इकट्ठा होना, ग्रुपिंग होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि आपको पता नहीं होगा कि कौन लोग किस के बात के लिए जिम्मेदार है और हमें क्या करना है, हर एक क्षेत्र से एक स्पेशल बंदा उठाया गया और ये नीतियाँ अपनाई गई। तो आर्थिक नीतियों को, पहला क्या कारण होगा, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए क्षेत्रीय और आर्थिक समूह को बनाया गया। दूसरा कारण क्या है, विभिन्न राष्ट्र इस बात के लिए उत्सुक रहे हैं कि वे अपने पड़ोसी राष्ट्रों द्वारा अपनाई गई विकासात्मक प्रक्रियाओं को समझने की कोशिश करें। यानी कि आप एक कंट्री हैं, आप अपने हिसाब से अपनी नीतियाँ बना के चल रहे हैं, आपको नहीं पता पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है और कंट्रीज़ में क्या हो रहा है, तो आप कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे। यदि आप अपने घर में भी रह रहे हैं, आपको नहीं पता कि आसपास क्या हो रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या चीज़ें, कोई काम कैसे होता है, तो आप कैसे करेंगे, उसको नहीं कर पाएंगे आप। इसीलिए एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के बारे में जाने, उसकी कमियों को जाने, उसकी शक्तियों को जाने कि यदि कोई राष्ट्र ग्रो कर रहा है तो वो कैसे कर रहा है, उसके पीछे रीज़न क्या है, और यदि किसी देश की कमी है तो वो कमी कहाँ है, कैसे उसको दूर किया जा सकता है, इन सब चीज़ों का पता होने का भी यही एक कारण है। तो हम क्षेत्रीय और आर्थिक समूह बनाए गए हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, आपकी विकासात्मक प्रक्रियाओं को यानी कि डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी एंड ग्रोथ मेजरमेंट के लिए आपने क्षेत्रीय और आर्थिक समूह बनाए हैं। दूसरा कारण ये हो गया। तीसरा है ग्लोबलाइजेशन। जैसे मैंने आपको पहले एग्जाम्पल में बताया था कि वैश्वीकरण विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि वह सीमित स्थान में न केवल विकसित देशों द्वारा प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं। यानी कि विकासशील और विकसित देश के बारे में आपको शायद पता होगा, मैं फिर भी थोड़ा सा डिफाइन कर देती हूँ। क्या है, विकासशील देश होते हैं जो आज तक अभी भी अपनी ग्रोथ कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से उनके रिसोर्सेज पूरी तरीके यूटिलाइज नहीं हुए हैं, अभी उनको यूटिलाइज करना बाकी है और अपने देश को और ग्रो करना बाकी है। ये होता है विकासशील देश। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज़ जिन्हें बोलते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़, यानी कि उनके रिसोर्सेज जो हैं कंट्री के वो अभी पूरी तरीके से यूज़ नहीं हुए हैं, अभी नीतियाँ और बना के और उनको यूज़ करके समूह बना के उनको अभी आपको यूज़ करना बाकी है। एक विकसित होते हैं, विकसित देश होते हैं, जैसे अमेरिका बहुत बड़ा उदाहरण है, वो अपने सारे रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लिमिट तक यूज़ कर चुका है और जितना ग्रो करना था उतना कर चुका है।
तो वो होते हैं विकसित देश। आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। वैश्वीकरण रूप से विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि सीमित स्थान में न केवल विकसित देशों द्वारा प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि जो विकसित देश हैं उन 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 मतलब विकासशील जो देश हैं वो विकसित देशों की प्रतिस्पर्धा का उनसे कंपटीशन कर रहे हैं। तो इसीलिए ग्लोबलाइजेशन जरूरी है कि एक कंट्री है जो आपस में मतलब छोटी है और अभी अपनी उसके रिसोर्सेज भी पूरे यूज़ नहीं हुए, तो वो कैसे किसी विकासशील जो विकसित कंट्री है उसका कैसे सामना कर पाएगी, उससे कंपटीशन नहीं कर पाएगी। इसीलिए और तीसरी कंट्रीज़ भी उसमें मिल जानी चाहिए, ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए चीज़ों का, तभी तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ये है। और इसको थोड़ा सा इंग्लिश में डिफाइन करो तो डेवलपमेंट स्ट्रेटजी ग्रोथ मेजर मेंटेन पीस अमंग देमसेल्व्स, यानी कि मेंटेन पीस, शांति रखना चाहता है आपस में एक दूसरे से। हैविंग ए कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेड, यानी कि यदि ट्रेड मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारत पाकिस्तान ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई थी, यानी कि सभी देशों में सभी तरीके का काम होना चाहिए, ठीक है। एज वेल एज रिप्रेजेंटेशन और वर्ड फॉर्म रेज देयर वॉइस इन यूनिफॉर्म मैनर ऑन कॉमन इश्यूज टू सेफगार्ड देयर कॉमन इंटरेस्ट। तो आप इसमें क्या कारण देंगे, 3 रीज़न आप मेन बताएंगे। एक हो गया ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, दूसरा हो गया अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना, और तीसरा कारण बताएंगे एक विभिन्न राष्ट्र इस बात के लिए उत्सुक रहे हैं कि वे अपने पड़ोसी राष्ट्रों के द्वारा अपनाई गई विकासात्मक प्रक्रियाओं को कैसे जान सकते हैं और उनकी कमियां या उनकी शक्तियां के बारे में जानकारी के लिए क्षेत्रीय एंड रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग करी गई है, क्षेत्रीय और आर्थिक समूह बनाए गए हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, वे समान विकासात्मक नीतियाँ कौन सी हैं जिनका कि भारत और पाकिस्तान ने अपने अपने विकासात्मक पथ के लिए पालन किया है। व्हाट सिमिलर डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज हैव इंडिया एंड पाकिस्तान फॉलोड फॉर देयर रेस्पेक्टिव डेवलपमेंट पाथ। यह है इंग्लिश में और ये मैंने आपको पढ़ा था हिंदी में। इन दोनों के ही क्वेश्चंस आंसर जो है वो सेम रहेंगे, यानी कि आप इसमें क्या कह रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन अलग है, ये वाला क्वेश्चन अलग है, इसका आंसर मैं आपको अलग से समझाऊंगी। इसका क्या आंसर था कि दोनों ने, आपको क्या बताना है कि भारत और पाकिस्तान ने जब दोनों देश एक साथ आज़ाद हुए थे तो उन्होंने कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई थी, और उन सिमिलर नीतियों को बताना है कि जो भारत ने भी अपनाई थी और पाकिस्तान ने भी अपनाई थी अपने आज़ादी के बाद के समय में। दोनों ने अपने विकास की यात्रा 1947 में एक साथ मिलती जुलती समस्याओं जैसे विभाजन की समस्या और शरणार्थियों को पुनर्स्थापित करने की समस्या आदि के साथ शुरू किया। यानी कि जब भारत और पाकिस्तान दोनों ब्रिटिश राज से, पहले तो भारत एक ही था, जब ब्रिटिश राज से हम आज़ाद हुए थे उसके बाद हम हिंदुओं और मुसलमान के झगड़ों में फंस गए और विभाजन हुआ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान बने। उसके बाद मेन समस्या क्या थी कि हम नीति कौन सी अपनाएंगे, और जो हमारे शरणार्थी हैं हम अपना गुजारा कैसे करेंगे। एक तो विभाजन की समस्या थी, एक अर्थव्यवस्था की समस्या थी, और एक लोगों की समस्या थी कि कौन कहाँ कैसे कैसे रहेगा, कौन कहाँ जाके रहेगा, ये समस्याएं थी, ठीक है। भारत ने अपनी पंचवर्षीय योजना बनाई जो कि 1951 में बनाई थी, जबकि पाकिस्तान ने ये योजना 1956 में स्टार्ट करी थी। तो पंचवर्षीय योजना थी, सबसे पहली नीति कौन सी थी, भारत ने 1951 में अपनाई थी और पाकिस्तान ने 1956 में अपनाई थी। तो आप पहला कारण रीज़न ये देंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था थी दोनों देशों के लिए, आपको सिमिलर पॉइंट बताने, ये याद रखना। जो नीतियाँ भारत और पाकिस्तान ने एक साथ अपनाई या जो इन दोनों ने एक साथ भी नहीं अपनाई, तो दोनों ने अपनाई, चाहे आगे पीछे अपनाई हो। जैसे पंचवर्षीय योजना 1951 में अपनाई थी भारत ने और 1956 में अपनाई थी पाकिस्तान ने। अब मिश्रित, दोनों की ही मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, दोनों अर्थव्यवस्थाओं में सार्वजनिक और निजी का सहअस्तित्व था। आपकी देखिए 3 है इस तरह, एक तो सेंटर है, एक स्टेट है और एक आपकी मिश्रित है। तो आप निजी और प्राइवेट दोनों को ही, प्राइवेट और सार्वजनिक दोनों को ही समान रूप से महत्व देते हैं। यानी कि आपके प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही चीज़ें चलती हैं, प्राइवेट सरकार की भी और प्राइवेट चीज़ें भी चलती हैं। तो इन दोनों का बराबर का अस्तित्व है। सार्वजनिक क्षेत्र को आर्थिक अधिक महत्व दिया गया, यानी कि जो सरकार
जो काम करती है उसको दोनों ही देशों में ज़्यादा महत्व दिया गया है, बजाय इसके कि पब्लिक कोई प्राइवेट आदमी आके कोई काम करे उसको कम महत्व दिया गया है। सरकार के कामों को ज़्यादा महत्व दिया गया, दोनों ही। और सरकार के कामों पे जो व्यय किया जाता है वो ज़्यादातर सरकार के कामों पर ही किया जाता है। समान समय पर आर्थिक सुधार लागू किए गए, समान समय पर आर्थिक सुधार भी लागू किए गए। पाकिस्तान में 1988 में और भारत में 1991 में इस्तेमाल किए गए। ये दोनों ही देशों ने आर्थिक सुधार दबाव के कारण शुरू किए, यानी कि आर्थिक सुधार जो दोनों ही कंट्रीज़ ने स्टार्ट करे थे वो किसी ना किसी कंट्री के दबाव के कारण किए थे। ये समानता है। और एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं वीडियो को लंबा ना करते हुए। दूसरा है, वे विभिन्न साधन कौन से हैं जिनकी सहायता से देश अपने घरेलू व्यवस्था को मजबूत बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। व्हाट आर द वेरियस मीन्स बाय विच कंट्रीज आर ट्राइंग टू स्ट्रेंथ देयर ओन डोमेस्टिक इकोनॉमिक्स, यानी कि वे विभिन्न साधन कौन से बताइए जिनकी सहायता से देश अपनी घरेलू व्यवस्था को मजबूत बनाने का प्रयत्न करता है या प्रयत्न कर रहे हैं। तो इसका जो आंसर है वो सेम होगा इस वाले आंसर से जो हमने पहला क्वेश्चन करा था। क्षेत्रीय और आर्थिक समूह के बनने के जो कारण हमने बताए थे वही आंसर सेम एज इट इज़ इस क्वेश्चन का होगा। क्यों, ऐसा क्यों? देखिए, क्षेत्रीय और आर्थिक समूह बने उसके कारण पूछे उस क्वेश्चन में। यहाँ पर क्या पूछा है, वे विभिन्न साधन कौन से हैं जिनकी सहायता से देश अपनी घरेलू व्यवस्था को मजबूत बनाना है। आप थोड़ा सा डीपली सोचेंगे तो आपको दोनों के आंसर सेम ही लगेंगे। बनाने का यानी कि अर्थव्यवस्था को, घरेलू व्यवस्थाओं को, घरेलू यहाँ पर शब्द दिया है, घरेलू व्यवस्था को मजबूत बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, यानी कि अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए। घरेलू व्यवस्था यानी कि अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़, तो उसका भी पहला आंसर हमने क्या दिया था, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी पहला उसमें साधन बताने, तो पहला अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना, ग्लोबलाइजेशन हो जाएगा। और तीसरा हो जाएगा विकासात्मक प्रक्रियाएं, जो हम समूह में ग्रुपराइजेशन करके विकासात्मक प्रक्रियाएं करते हैं। यही 3 टॉपिक उठ के इसमें इसका आंसर बन जाएंगे, वही जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन के पढ़े हैं। इस वाले क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन का आंसर चेंज होगा, क्योंकि इसमें जो समान हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने नीतियाँ अपनाई हैं उनके बारे में पूछा है, तो ये क्वेश्चन अलग है। पर पहला और तीसरे के जो मैंने आपको बताए हैं वो आंसर सेम है बिल्कुल। अर्थव्यवस्था, विकासात्मक प्रक्रिया, ये टिप्स पे याद होने वाली चीज़ें हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना पहला रीज़न हो जाएगा और पहला साधन हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन का पहला साधन, वे विभिन्न साधन कौन से हैं जिनकी सहायता से देश अपने घरेलू व्यवस्था को मजबूत बनाने का, यानी कि वे कौन सी चीज़ें हैं, वह कौन से कारण हैं जिनसे आप अपनी अर्थव्यवस्था को, अपने इंटीरियर पार्ट को मजबूत बनाते हैं। तो देखिए, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक हम पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट भी इकोनॉमी है, तो इकोनॉमिक पहला कारण हम दे ही देंगे। यहाँ पर भी क्षेत्रीय और इसके बनाने के कारण आप दे ही देंगे कि इकोनॉमिक हालातों को, इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था को अपना सुदृढ़ करना। विकासात्मक प्रक्रिया यानी कि एक देश ये विकासात्मक प्रक्रिया अपना रहा है तो दूसरा कौन सी विकासात्मक प्रक्रिया अपना रहा है, किसी आपस में दूसरे कंट्री को भी देख के चलना। यदि आप 10 लोग भाग रहे हैं रेस में, तो यदि एक बिल्कुल काला चश्मा पहन के भागेगा तो कुछ नहीं होगा, उसको आपस में देखना चाहिए। यदि कोई चीज़ आप सेम चीज़ डेवलप कर रहे हैं, कंट्रीज़ हैं सेम तरीके से, सेम टाइम पे परेशानियां भी झेलती हैं। अब जैसे कोरोना आया, सारी ग्लोबलाइजेशन था, सारी चारों तरफ था, हर कंट्री में था, किसी एक कंट्री में तो अकेला था नहीं। तो भाई वैक्सीनेशन आई कि इस कंट्री में आई तो उन्होंने कैसे बनाई, फिर दूसरी कंट्री ने भी बनाई। तो यदि वो सिर्फ अपने देश के बारे में ही देखते, सिर्फ अपने देश को ही देखते, बाहर की दुनिया का किसी को कुछ पता ही नहीं होता, तो वैक्सीनेशन का फैलाव कैसे होता, कैसे पता पड़ता कि दूसरी कंट्री में वैक्सीन आ गई है। तो ये आपको पड़ेगा, ये आपको कब पता पड़ेगा, एक तो वैश्वीकरण से, और आपको दूसरे की गतिविधियों के बारे में पता होना चाहिए, विकासात्मक प्रक्रियाओं को, यानी कि दूसरे की कमजोरी, दूसरे की शक्ति, दूसरा देश क्या कर रहा है, कैसी नीति अपना रहा है, क्या उसकी कमजोरी है, क्या उसकी शक्ति है, इसके बारे में भी एक अर्थव्यवस्था को, किसी देश को, किसी राष्ट्र को पता होना चाहिए। तो आपको क्या पॉइंट देना है, विभिन्न राष्ट्र उस बात पे उत्सुक रहते हैं कि दूसरे राष्ट्र ने कौन सी नीति अपनाई, उसकी विकासात्मक प्रक्रिया, उसका ये ग्रोथ हुई, उसकी ये चीज़ चली तो वो कैसे चली, उसने क्या क्या चीज़ें करी। तो इस सब चीज़ों के बारे में जानकारी लेना भी एक कारण हो सकता है। तीसरा कारण हो जाएगा वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, जिससे क्या होगा, आप एक साथ ग्रो करेंगे। यदि कोई कंट्री ग्रो कर रही है तो आप भी उसका कुछ बेनिफिट उठाकर ग्रो कर पाएंगे। तो इसका आंसर भी ये होगा।
आपको यदि कुछ कमी लगी हो, मतलब आपको समझने में, मेरे समझाने में कुछ भी लगा हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। लॉ भी पढ़ाती हूँ मैं, तो आपको डिफरेंस भी मैंने बता दिया है कि ICSI डाल दूँगी। लॉ की जो वीडियो होंगी उसको आप खोलना ही मत, यदि आप इकोनॉमिक्स में 11th के स्टूडेंट हैं। और यदि आप इकोनॉमिक्स में 11th के स्टूडेंट हैं तो आप ये क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।